So students, welcome to the bio class. So now next topic, that is the dihybrid cross. Mendelian cross where two pairs of contrasting characters are taken into consideration, that is a self pollination. So यहाँ पे क्या हुआ कि मेंडल ने यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों को लिया, दैट इज अ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज अ सीड शेप एंड सीड कलर. यहाँ पे इन्होंने सीड शेप को लिया और कलर को लिया. तो एज यू सी इन द एग्जाम्पल, दैट इज अ पी प्लांट. तो यहाँ पे एक कैपिटल आपका आर रिप्रेजेंट राउंड शेप एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट रिंकल्ड शेप, वाइल इन अ कलर कैपिटल वाई रिप्रेजेंट येलो कलर एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट ग्रीन कलर. तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इनको दोनों को लेकर और फिर उसके गैमेट का फ्यूजन कराया. सो यहाँ पे ये क्या थे, पेरेंट्स थे. मतलब पेरेंट वन आपका सीड आपका शेप हो गया जो राउंड और रिंकल है, और दूसरा आपका क्या हो गया, पेरेंट टू जो राउंड आपका क्या हुआ, रिंकल और ग्रीन कलर में है. तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है ये यहाँ पे डोमिनेंट हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो कैपिटल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किया और फिर पनेट स्क्वायर में इन्होंने ब्रीडिंग को दिखाया. मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के ब्रीडिंग इन्होंने टेस्ट के एक्सपेरिमेंट किए थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पनेट स्क्वायर इन्होंने बनाया जिसमें 16 बॉक्स बनाए गए हैं. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आर कैपिटल वाई ये आपका डोमिनेंट है, फिर दूसरे में कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, इन्होंने एक आपका कैपिटल आर हुआ, दूसरा स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. तो ये एक पेरेंट्स थे. ठीक है, और इनका जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ से फिर क्या क्या बनता है, देखिए इनके गैमीट से क्या बना, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, मतलब ये बनेगा ही. फिर एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, फिर तीसरा क्या बनेगा इसमें, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई. तो ये चार चीज़ें मतलब बनती हैं हमेशा. F2 जनरेशन में जब उन्होंने सेल पॉलिशन कराया तो यहाँ पर ये दोनों हमेशा बनते हैं. ठीक है, एक टॉल बनेगा और दो हाइब्रिड बनेंगे और जो चौथा होगा वो सबसे छोटा बनेगा. तो ये एक कॉमन चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी कि ये चार चीज़ें बनेंगी. और फिर उन्हें ये चारों को वो क्या कराए थे, फिर से रिएक्शन कराए थे, मतलब फिर से उन्होंने फ्यूजन कराया गैमीट का, और पनेट स्क्वायर के थ्रू उन्होंने स्क्वायर ब्रीडिंग के बारे में बताया. देखिए यहाँ पे राउंड येलो. ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा भी आपका क्या हुआ, पूरा देखिए पनेट स्क्वायर बना है, 16 बॉक्स इसमें बने हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चार को उधर लिखा और चार को उधर से, और फिर यहाँ पे कराया. तो राउंड येलो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले बॉक्स में, दूसरे में भी राउंड येलो मिला, तीसरे में राउंड येलो, चौथे में भी राउंड येलो. क्यों मिला, क्योंकि पहला क्या था वहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों डोमिनेंट थे, मतलब राउंड शेप और येलो कलर वाला सीड ये डोमिनेंट थे. ठीक है, दूसरे में क्या मिला, देखिए आप राउंड कलर था और येलो, और कुछ जगह ग्रीन मिल रहा है. तो ग्रीन क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे रेसेसिव है, वाई यहाँ पे रेसेसिव है, जो कमजोर वाला है वो भी अपना पहचान थोड़ा बहुत दिखा रहा है. ठीक है, तो इसी तरह टोटल 16 बॉक्सेस यहाँ पर बने, और आप देख सकते हो इसका क्या रिजल्ट आया. राउंड येलो वाले मतलब राउंड सीड येलो कलर, ये इसके 9 टोटल कितने मिले, 9 मिले. वैसे तो जो इसका नंबर है एग्जैक्टली 556 है. ठीक है, और 556 को अलग अलग मिले, तो बट इनका जो रेशियो लिखा गया वो इसमें बताया गया है. तो ये यहाँ पे 9 है, और फिर आपका राउंड ग्रीन जो कलर है सीड वाला, मतलब राउंड सीड और ग्रीन कलर वाला सीड ये 3 है, और थर्ड वन रिंकल्ड सीड येलो कलर ये भी 3 है, और फोर्थ वन रिंकल्ड ग्रीन कलर ये सिर्फ 1 है. तो इनका जो फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक मैंने आपको बताया था फिजिकल अपीयरेंस, इनको आप देख कर बता दोगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा. ठीक है, तो रिंकल ग्रीन आपका 1 था, और फिर इसी तरह फेनोटाइपिक रेशियो आपका बना 9:3:3:1. तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये याद रखिएगा 9:3:3:1, ये हमेशा पूछा जाता है. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्रॉस रिजल्ट ये आपको दिख गया है. फिर इसके बाद हम लोग मेंडल्स के लॉ भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन्होंने मेंडल्स ने सीधी क्या कराया कि आप देख सकते हो एक पनेट स्क्वायर बनाया. ठीक है, सेम प्लांट्स को लेके फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई, और 16 बॉक्सेस में अलग अलग रिजल्ट आए. इनका मेंडल ने टोटल जो इनका कलेक्शन था वो 556 F2 सीड्स थे. ठीक है,
नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने 3 लॉ को दिए थे, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ इन्होंने दिए थे और ये अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए थे। मतलब पहला F1 वाला कराया, मतलब सेम प्लांट को इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, फ्यूज कराया और फिर इसके बाद इन्होंने जो रिजल्ट आया उसको फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे ये 3 लॉ दिए थे। एंड दिस लॉ इज आउटकम ऑफ मेंडल्स पेरेंटल जनरेशन क्रॉसिंग, दैट इज अ पेरेंटल जनरेशन। इन्होंने सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन को लिया, मतलब 2 ट्रू टॉल प्लांट लिए और 2 आपके छोटे डॉर प्लांट लिए और दोनों का इन्होंने, और जब सीधी सी बात है जब दोनों टॉल और डॉर एक ही उसके हैं तो इनको हम होमोजाइगस जीन्स पेरेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इनका जब इन्होंने फ्यूजन कराया, देखिए यहाँ पनेट स्क्वायर में गैमीट हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसके बाद ये हुआ और इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या दिया कि आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर ब्राउट टुगेदर इन एन ऑफ स्प्रिंग वन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर द अदर। The one character is expressed, that is a dominant, and the another character is a masked, that is a recessive small t। और यही चीज़ मैं एक्सप्रेस आपको एली में बताया था कि जो डोमिनेंट होगा, फादर मदर में जो भी डोमिनेंट होगा वो शो करेगा और उसको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रेसेसिव वाला होता है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हो पनेट स्क्वायर में 2 थे यहाँ पे, एक टॉल प्लांट को लिया गया, एक छोटे प्लांट को लिया गया और दोनों का जब फ्यूजन कराया गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो प्लांट हाइब्रिड निकला। हाइब्रिड मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी से मिलकर बना, मतलब जेनेटिक वो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से मिलकर बना है, बट उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टॉल है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तो ये बात, ये इनका मेंडल का पहला था और इसीलिए इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो डोमिनेंट होगा वो वही दिखेगा हमें और उसी का फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखेगा। सो सेकेंड वन दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया कि दिस इज आउटकम ऑफ मेंडल्स फीलियल जनरेशन 1। तो इन्होंने जब फीलियल जनरेशन 1 का आया रिजल्ट तो उसके बाद उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कराया, आपने पहले में देखा कि जो रिजल्ट आया वो एक हाइब्रिड प्लांट था, तो उसी हाइब्रिड प्लांट के एक और हाइब्रिड को लेकर इन्होंने उसको फ्यूजन कराया, एज यू सी इन द पनेट स्क्वायर, कि एक टी कैपिटल टी एक स्मॉल टी और दूसरा भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग को लिए, दैट इज अ हेट्रोजाइगस जीन, और फिर इनका फ्यूजन जब कराया इनकी गैमीट्स का तो इनका रिजल्ट क्या आया, इनका रिजल्ट आया कि कुछ जो थे वो बड़े प्लांट हुए कैपिटल टी, कुछ उसमें से हाइब्रिड टॉल हुए और कुछ उसमें इस एकदम डॉर प्लांट हुए, ठीक है, स्मॉल टी। तो जेनोटाइप और फेनोटाइप, और यहाँ पे देखिए रेशियो जो निकला था वो 3 निकला था, यहाँ पे 3:1। फेनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस और जेनोटाइपिक मतलब हुआ उसके इंटरनली कैरेक्टर्स। नाउ दैट इज अ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हुआ कि फ्रॉम अ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स दैट इज अ 1 allele इज प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमीट एंड 2 कैरेक्टर, दैट इज अ कैरेक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड कैरेक्टर 2 इज अ रेसेसिव। मतलब दोनों कैरेक्टर में से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसेसिव होगा। सो दीज कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1, दैट इज अ फेनोटाइपिक, एंड 1:2:1 इन जेनोटाइपिक। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बस इतना ही कि व्हाट इज द मेंडल्स लॉ रेशियो ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। थर्ड वन दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपका लास्ट वाले पे बेस्ड है, दैट इज इन्होंने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर को लिया। जैसे मैं आपको सीड वाला बता रहा था, सीड कलर और सीड कोट। कोट का मतलब यहाँ पे शेप होता है, मैंने कोट लिखा है, तो सीड कलर एंड सीड कोट। तो सीड शेप यहाँ पे देखिए राउंड और रिंकल लिया इन्होंने, और सीड कलर क्या था भाई, येलो और ग्रीन था। तो जिसमें कलर में कौन डोमिनेंट था, येलो कलर डोमिनेंट था, और सीड शेप में कौन डोमिनेंट था, राउंड सीड वाला डोमिनेंट था। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन आ गया भाई, आपका आ गया कौन, राउंड सीड वाला, और येलो कलर वाला डोमिनेंट है, और जबकि आपका रेसेसिव ग्रीन और रिंकल है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स क्या क्या लिए गए हैं। येलो यहाँ पे डोमिनेंट है इसलिए इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीन यहाँ पे रेसेसिव है, बहुत है वीक कमजोर है, तो इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट द थर्ड वन दैट इज अ राउंड यहाँ पे डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिंकल्ड वाला सीड आपका रेसेसिव है इसलिए इसको स्मॉल आर से। तो यहाँ पे आप पेरेंटल जनरेशन में देख सकते हो
राउंड येलो को कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल, ये आपका प्योर ब्रीड है जो कि क्या है, डोमिनेंट है। और दूसरा आपका क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, ये आपका प्योर ब्रीड है। ब्रीड मतलब एक ही वो, मतलब उसके हैं रेसेसिव वाले हैं, तो रेसेसिव वालों को एक तरफ कर दिया गया और जो डोमिनेंट वाले हैं एक तरफ कर दिया गया। फिर उनके अंदर से जो गैमीट्स निकले वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इन दोनों का फ्यूज कराया गया। ये देखिए फिर से वही चीज था, इनका जब फ्यूज कराया गया तो इनको टोटल जो कलेक्शन इनके पास था तो 556 कलेक्शन थे टोटल, ठीक है। बट इनका जो रेशियो आया था वो कितना आया था, 9:3:3:1। तो ये रेशियो पूछा जाता है। तो यहाँ से इस मतलब जो इन्होंने सीड का किया, इसी से इनका बना क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इसमें गैमीट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं पे भी जाके जो डोमिनेंट होते हैं वो शो करते हैं। और इसी तरह इनका रेशियो था, फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो मेंडल के ऊपर पूछा गया था कि अगर वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर लेते हैं तो F1 जनरेशन में कौन अपना शो करेगा, ठीक है। चलिए लॉ देखते हैं क्या है कि व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पेयर ऑफ गैमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर और ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर में कंबाइन विद द आइदर ऑफ द पेयर। इसका मतलब हुआ कि इसमें हर जो गैमीट थे, जो डोमिनेंट और रेसेसिव वाले थे, वो अपना अपना जाके गैमीट फ्यूज करते हैं और वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ या रेसेसिव कैरेक्टर वहाँ पे शो करते हैं। So that's why it is called law of independent assortment. Now the next one, that is the sex determination. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। तो मेंडल के ये 3 लॉ थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें जानते रहिए, तीनों लॉ से क्वेश्चंस आएंगे, उनके रेशियो पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या हुआ, सेक्स इज अ इनहेरिटेड ट्रेट होता है। आपको पता है कि सेक्स जो मतलब जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल होती हैं डेवलप, वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है। एंड द ह्यूमन स्पीसीज हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम एंड टोटल 46 क्रोमोजोम, ठीक है। And out of 23 pairs, 22 pairs are autosome chromosomes, and the one pair that is called sex chromosome, which is totally dependent, that is it is a male or a female. So autosomes क्या होता है, any chromosome other than the sex chromosomes, मतलब जो sex chromosomes नहीं होते हैं वो autosomes होते हैं. For examples, human have 22 pairs, that is a 44 chromosomes, and the function of 44 chromosomes that is determine your body size, योर बॉडी शेप, हाइट, आई कलर, स्किन टोन, एवरीथिंग। मतलब जो भी चीज़ें आपकी बॉडी से, पेरेंट मदर की बॉडी से आप में ट्रांसफर होगा, वो 44 ऑटोसम्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोसम्स क्या होते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का जो भी साइज, शेप होता है, हाइट होता है, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, ऑटोसम करते हैं। और ऑटोसम टोटल कितने होते हैं, 44 होते हैं क्रोमोसोम्स, और पेयर में कितने होते हैं, 22। 44 को 2 से डिवाइड कर दिए, दैट इज अ 22 पेयर्स। तो ये इतनी चीजें आपकी होती हैं ऑटोसम्स में। फिर बचा आपके पास एक पेयर, मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो उनका रोल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। As you see in the picture, this pair of chromosome participate in the sex determination. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमंस के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज X एंड Y। फीमेल में 2X क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल में एक X होता है, दूसरा Y क्रोमोसोम होता है, दैट इज कॉल्ड XY। एज यू सी इन द पिक्चर, मैंने सिर्फ फीमेल में X बनाया है, तो इसके अंदर 2 X प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मेल में आपका एक X और दूसरा Y होता है प्रेजेंट। तो यहाँ पे मेल का हो गया XY और फीमेल का हो गया XX, और ये कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल से मत रिप्रेजेंट करिएगा कभी, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यहाँ पे बना है। तो एक जो बेबी डेवलप होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल के स्पर्म पे। सो नाउ इन द सी इन द फिगर, यहाँ पे क्रोमोसोम आपके क्या हुए हैं, देखिए XX यहाँ पे बनाए गए हैं, और दूसरा X और Y आपकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब फ्यूजन होता है, द क्रोमोसोम इज मच स्मॉलर देन क्रोमोसोम X,
आपका जो वाई होता है बहुत छोटा होता है, तो वाई क्रोमोजोम जब फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज करता है तो क्या होता है, बॉय होता है। और जब एक्स क्रोमोजोम एक्स के साथ ही फ्यूज कर जाता है तो गर्ल होती है। तो यहाँ पे ऐसे डिसाइड किया जाता है, और ये 50-50% के चांसेस होते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, द सोमैटिक सेल्स ऑफ मेल्स हैव अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम which are not alike XY, that is, a Y is much smaller than X, and as a result of meiosis, meiosis आप लोगों ने पढ़ा था, each reproductive cell gets only one sex chromosome। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम मिलते हैं, एंड ऑल द ओवा हैव X क्रोमोसोम एंड हाफ, और मेल में क्या होता है, एक स्पर्म आपके दो डिवाइड होते हैं दो क्रोमोसोम में, दैट इज एक्स, और दूसरा हाफ वाई में। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दीज आर इक्वल चांसेस दैट एन ओवम विल बी फर्टिलाइज्ड बाय एन एक्स बियरिंग स्पर्म और वाई बियरिंग स्पर्म। If XX chromosome are present, then child will be girl, and if XY chromosome fuses are present, that is a child will be boy। तो यहाँ पे दो सॉम है 50-50, मतलब स्पर्म आपका XY में होता है। ठीक है, एज यू सी इन द पनेट स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है कि जब XX का करेगा तो वो गर्ल होगा। ठीक है, अगर मेल का Y और फीमेल के X से फ्यूज कर गया तो वो बॉय होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। सो मैं यहाँ पे वो पनेट स्क्वायर के थ्रू भी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और इसके बाद इवोल्यूशन है जो आपका डिलीटेड टॉपिक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए इवोल्यूशन क्या होता है और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा इसमें, और इसको बस देखते चलिएगा इवोल्यूशन और स्पेसिफिकेशन में है क्या। सो दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इवोल्यूशन करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, पहले हम लोग आदिवासी थे फिर इंसान हुए, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। This process take place in both plants and animals, and evolution is caused due to the variation। अगर DNA में variations ना होते तो evolution भी ना होता। For example, best in appendix, appendicitis होता है हमारे राइट साइड में, पेट के सबसे नीचे राइट साइड में appendicitis होता है in humans, and now a vestigial organ but useful in plant, that is cellulose eating animals। जब हम पहले आदिवासी थे तो बिना छीले कुछ चीज खा लेते थे, तो वो चीज़ कौन डाइजेस्ट करता था, अपेंडिक्स करता था। बट नाउ अ डेज इट इज़ अनयूजफुल फॉर अस, तो इसका कोई यूज़ नहीं रह गया। तो कभी कभी हम जब चावल खाते हैं तो ये जाके उसमें फंस जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो इसको फिर ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स आपका राइट साइड में पेट के होता है। कभी आपको बहुत दर्द हो रहा हो, मतलब ऐसा दर्द होता है कि सहा नहीं जाता, तब फिर आप एक बार जरूर अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। अपेंडिक्स ये शो करता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके पेट में राइट साइड में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब पहले तो यूजफुल था काफ़ी, क्योंकि ये छिलके को जो आप खा लेते थे बिना छीले हुए कोई चीज़, तो ये काफ़ी यूजफुल था डाइजेशन में। बट अभी क्या है, ये प्लांट में सेल्यूलोज के लिए यूजफुल है, दैट इज़ अ ईटिंग एनिमल्स। सो इवोल्यूशन आपको इसी तरह समझ में आया कि पहले हम कैसे थे और आज की जनरेशन में कैसे हो गए हैं, या जो प्लांट्स पहले होते थे अब वो चेंज होके कैसे हो गए हैं। तो हर चीज़ में, वो आपका प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसमें कंटिन्यू इवोल्यूशंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू ग्रो करती रहती हैं और फिर बढ़ती रहती हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, मतलब पता भी नहीं चलता कि क्या चेंजेस हो गए, बट ये कंटिन्यू होता ही रहता है। ठीक है, एंड देयर इज़ अ इनॉर्मस नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ एंड इन एडिशन टू वाइड वैरायटी। ठीक है, बहुत सारे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट दैट इज अ स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या होता है देखिए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे पाए गए हैं, एंड द कॉज ऑफ स्पेसिएशन इज सेम एज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन। स्पेसिएशन क्या होता है, एज सेम एज कॉज ऑफ इवोल्यूशन, ऐसे ही होता है जैसे कि रिवर कोर्स चेंज। ठीक है, माउंटेन राइज, माइग्रेशन टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, माइग्रेशन टू डिजर्ट एरिया, एंड स्टेप इन स्पेसिफिकेशन आर दैट इज सेपरेशन, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। मतलब आपके जो भी आपके एनिमल्स हो गए या आपके प्लांट्स हो गए, इनमें क्या होता है, इसमें भी स्पीसीज बहुत सारे पाए जाते हैं। और ये क्यों होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया, इसका काज रिवर कोर्स चेंज हो गया, माउंटेन राइज हो गया, और माइग्रेशन कर रहे हैं ड्यू टू दैट एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे
मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली स्पेसिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन। इन सिंपल वर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन, ठीक है। एंड वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज आर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ वेरियस पॉपुलेशन। मतलब पुराने पॉपुलेशन से, पुराने पेरेंट्स से न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया कि माउंटेन रेंज से और माइग्रेशन से और डिजर्ट एरिया से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कैसे चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इस पर डेवलप करते हैं कि पुराने से नए कैसे डेवलप हो जाते हैं। तो पहला हो गया जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन काज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स सच एज माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड सी, ठीक है। आपका तो पहला जियोग्राफिकल हो गया जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है, ठीक है। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट काज्ड बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन। एंड द थर्ड वन दैट इज अ वेरियस कॉज इन इंडिविजुअल ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे कारणों की वजह से स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़